जी कैफे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 45 और आज हम कोड ऑफ एथिक्स के अपनी बाकी की जो सेशंस हमारी रह गई हैं उनको कंप्लीट करेंगे और आज के लेक्चर के साथ ही हमारा कोड ऑफ एथिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। लेकिन कंप्लीट नहीं भी होगा। क्यों नहीं होगा? प्रैक्टिस तो भी हमने कोई की ही नहीं है। हमने तो एक केस स्टडी का एक क्वेश्चन तक नहीं किया प्रैक्टिस। क्यों नहीं किया क्वेश्चन प्रैक्टिस? ताकि पहले सारे कंसेप्ट हम सीख लें। केस स्टडी में दाएं से आए, बाएं से आए, ऊपर से, जिस जगह से भी आए हम उसको टैकल कर लें। इसीलिए पहले मैंने सारे कंसेप्ट आपको समझाए। कल के लेक्चर से इंशाल्लाह केस स्टडीज की प्रैक्टिस स्टार्ट करने हैं। तैयार हो गए? आइएगा। आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? इवैल्यूएशन पॉलिसीज, लिटिगेशन, बिजनेस रिलेशनशिप, नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज। कंसेप्ट क्या है? वैल्यूएशन पॉलिसी का मतलब यह है, अगर कोई एक पार्टनर किसी फर्म में जो हायर लेवल के लोग होते हैं जैसे पार्टनर्स, वो प्रमोशंस के लिए, बोनसेस के लिए एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि हमने अपने फर्म में काम करने वाले जो मैनेजर्स हैं उनकी प्रमोशन करनी है तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। वो क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि उस क्राइटेरिया में क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए। फिर लिटिगेशन कि अगर क्लाइंट और ऑडिटर के दरमियान में कभी कोई लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्लाइंट धमकी देता है, एक्चुअल लिटिगेशन या थ्रेटन लिटिगेशन, उस केस में क्या होगा? अगर ये लिटिगेशन किन दो पार्टीज के दरमियान में हो रही है? क्लाइंट और ऑडिटर के दरमियान में। और इवैल्यूएशन पॉलिसी में किसको इवैल्यूएट किया जा रहा है? ऑडिट फर्म के अंदर जो मैनेजर्स हैं उनको इवैल्यूएट किया जा रहा है। कौन इवैल्यूएट कर रहा है? ऑडिट पार्टनर्स वगैरह या जो ग्रुप ऑफ पार्टनर, बोर्ड वगैरह होता है जो नॉर्मली वो हायर मैनेजमेंट के लोग। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या है? क्या फर्म, ऑडिट फर्म या उसके किसी टीम मेंबर और क्लाइंट या उनकी मैनेजमेंट के किसी बंदे के दरमियान में कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो सकता है? देखिए, एक होता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वो तो होता ही होता है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? ऑडिटर है, क्लाइंट है, ये भी तो एक रिलेशनशिप है, ये प्रोफेशनल है, इसमें कोई इशू नहीं है। बिजनेस रिलेशनशिप कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये डिस्कस करेंगे। डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये कहां पढ़ा मेरे भाई ने? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बिजनेस रिलेशनशिप से? कहां पढ़ा था हमने? लीगल रिक्वायरमेंट्स में, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में। और ये क्या पढ़ रहे हैं? कोड ऑफ एथिक्स पढ़। यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन का नाम लेना मना है। यहां पे बोले थ्रेट्स, यहां पे बोले सेफगार्ड्स, यहां पे बोले विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, रिमूव फ्रॉम एंगेजमेंट। डिस्क्वालिफिकेशन का लफ्ज लीगल रिक्वायरमेंट, कंपनी एक्ट वाले सवाल में यूज करना। मिक्स कर देते हैं, मिक्स। स्टार्ट में कहा था मिक्स करेंगे और आप कर रहे हैं। नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज, देखिए एक होती है इंश्योरेंस सर्विसेज, कौन सी? ऑडिट वगैरह नहीं, ऑडिट और रिव्यू। ऑडिट और रिव्यू। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए फर्म इंश्योरेंस सर्विस के अलावा कोई दूसरे काम भी कर सकती है? उनको कहते हैं नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज। जैसे टैक्स का काम, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देना। भाई ऑडिट तो सीख रहे हैं, अकाउंटिंग भी तो सीखी हुई है कि नहीं सीखी हुई? तो आप बड़े होके अगर ऑडिटर बन जाए तो अकाउंटिंग भी तो आपको आती होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी आती होगी ना। टैक्स भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो टैक्स भी तो आता होगा आपको। तो क्या हम अपने क्लाइंट को, नॉन ऑडिट क्लाइंट, इंश्योरेंस क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है। तो ये चार हमारा आज का स्कोप है लेक्चर का। ये समझ आ गया? 1 2 3 4 कंसेप्ट पढ़ने हमने। शुरू करें? कौन सा कंसेप्ट पहले बताइए? वैल्यूएशन। चले वैल्यूएशन पॉलिसी पहले डिस्कस कर लेते हैं, वरना आपको पता है सारी इंडिपेंडेंट सिचुएशन। तरतीब से याद करना समझना जरूरी तो नहीं है, बिल्कुल जरूरी। आप पहले सिचुएशन नंबर 18 याद करना चाहे, पढ़ना चाहे वो कर लें, 6 बाद में कर लीजिएगा। पहले 8 करना चाहे 3 बाद में कर लें कोई, क्योंकि सारी सिचुएशन इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। कंपनसेशन एंड इवैल्यूएशन पॉलिसीज। कंपनसेशन और इवैल्यूएशन। कंपनसेशन का मतलब ये कि रिम्यूनरेशन क्या मिलेगी, परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट। अच्छा मुझे बताइए, यहां पे वैल्यूएशन किसकी हो रही है? क्लाइंट की वैल्यूएशन नहीं हो रही, फर्म के अंदर मैनेजर की वैल्यूएशन हो रही है जो ऑडिट टीम को सुपरवाइज कर रहा होता है। और वैल्यूएशन कौन कर रहा है? फर्म के जो पार्टनर्स वगैरह, उन्होंने एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया हुआ है। ये मैनेजर की वैल्यूएशन भी हो सकती है, इवन पार्टनर्स की वैल्यूएशन भी होती है। जूनियर पार्टनर की वैल्यूएशन सीनियर पार्टनर कर रहे होते हैं।
बताइए इस वैल्यूएशन में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि इसने कॉम्पिटेंस कितना, पार्टनर कितना कॉम्पिटेंट है, कितने बड़े क्लाइंट इसने हैंडल किए हैं। मैं आपको 2-3 क्राइटेरिया बताता हूं, आपने बताना है इसे हमने वैल्यूएशन पॉलिसीज में कंसीडर करना चाहिए कि नहीं। पहला क्राइटेरिया, क्या इस पार्टनर ने जितने भी ऑडिट क्लाइंट्स है विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, जो डेडलाइन थी उसमें कंप्लीट किए हैं कि नहीं किया। क्राइटेरिया, क्या इसने अपनी टीम से लेट सीटिंग करवाई है कि 9 to 5 इफेक्टिवली काम करवाया है। क्या इस पार्टनर ने जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है उसे कितनी ज्यादा नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज बेची हैं। जितनी ज्यादा नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज बेची है ना, इसका मतलब है फर्म को उतना रेवेन्यू आया होगा, तो इसे बोनस भी मिलना चाहिए इसमें से। ये नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्राइटेरिया ऐड किया ना, शाबाश सही पिक किया, अगर ये क्राइटेरिया ऐड किया तो फिर वो मैनेजर या पार्टनर जो है वो क्या करेगा, वो क्लाइंट का ऑडिट नहीं करेगा, उसकी मिन्नतें करेगा। क्लाइंट का ऑडिट नहीं करेगा, क्या मिन्नतें करेगा, भाईजान हम टैक्स सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, टैक्स वाला काम भी हमसे ले लो ना, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करते हैं, कंपाइलेशन वाला काम भी हमसे ले लो ना। क्लाइंट कहेगा ठीक है, हम अपने एग्जिस्टिंग कंसल्टेंट को निकाल के आपसे ही ऑडिट करवा रहे हैं, आपसे भी दूसरी सर्विसेज ले लेते हैं, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा। क्लाइंट कहेगा ना हमारा क्या फायदा, उस बंदे को निकाल के आपको रखेंगे, हमारा क्या फायदा। और हम क्या कहेंगे, फायदा है एक, क्या, रिपोर्ट अनमोडिफाइड ओपिनियन के साथ दे देंगे। क्लाइंट कहेगा ठीक है, रिस्क है कि नहीं, बिल्कुल है। इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है, अगर आपने वैल्यूएशन कंपनसेशन प्लान में नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज सेल करने वाला क्राइटेरिया रखा हुआ है ना अपनी टीम के किसी भी मेंबर की वैल्यूएशन में, तो इसका मतलब है आप उसको कह रहे हैं कि क्लाइंट की जाके मिन्नतें करो, सर्विसेज बेचो। ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्या करें, पहले आप कंपनसेशन प्लान रिवाइज करें। और दूसरी बात, ऐसे इंडिविजुअल को जिसने नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज बेची हैं उसको टीम का हिस्सा, क्योंकि टीम का हिस्सा होगा तो क्लाइंट को, भाई दुनिया ऐसी चलती है ना, फेवर लें फेवर दें, तो क्लाइंट फेवर देगा तो फेवर लेगा नहीं क्या। गिफ्ट में भी ऐसे होता है ना, फेवर लें फेवर दें, गिफ्ट किसे दिया जाता है, हाँ क्या बचपन का दोस्त होता है वो जो गिफ्ट देता है हमें, नहीं क्लाइंट है ना, इसलिए गिफ्ट, पीछे मकसद यही होता है। कंपनसेशन वैल्यूएशन पॉलिसी समझ आ गया, इसको ओके कर दिया। अब बताइए किसको समझाएं, लिटिगेशन। अच्छा लिटिगेशन, ये कौन सी लिटिगेशन है, ये वो लिटिगेशन है जो हमारे क्लाइंट की एफबीआर के साथ है। हाँ वो लिटिगेशन हो रहा है, वो अगर क्लाइंट हमें कहे कि मेरा एफबीआर के साथ झगड़ा चल रहा है, आप जरा जाइए हमारा केस लड़िए, इसमें हमारा क्लाइंट के साथ झगड़ा नहीं है, इसमें इंटिमिडेशन थ्रेट नहीं है, एडवोकेसी थ्रेट है। शाबाश, लिटिगेशन समझ नहीं है, एक लिटिगेशन लड़ाई झगड़ा कानूनी कार्रवाई है क्लाइंट की अथॉरिटीज के साथ, सरकारी अथॉरिटीज के साथ, उसमें वो सिचुएशन डिफरेंट है, उसमें एडवोकेसी थ्रेट आएगा। एक है हमारे और क्लाइंट के दरमियान में, ये उस लिटिगेशन की बात कर रहा है। अच्छा क्या ऑडिटर क्लाइंट के दरमियान लिटिगेशन हो सकती है, एग्जांपल दीजिए, क्यों होगी। उसने कोई काम उसका किया हो प्रायर पीरियड में, तो हो सकता है ऑडिटर ने क्लाइंट की बात नहीं मान रहा, डिसएग्रीमेंट हो गया हो। अच्छा लिटिगेशन में एक्चुअल भी है, थ्रेटन भी है, बाज़ औक़ात क्लाइंट धमकी भी देते हैं, एक्चुअली लिटिगेशन ना भी हो क्लाइंट धमकी देता है, अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया हम आपके खिलाफ लीगल केस फाइल कर देंगे, हम आपको रिमूव कर देंगे। ये भी एक तरह से लिटिगेशन में ही आता है, लड़ाई झगड़े वाली कैफियत है। सम टाइम हो सकता है क्लाइंट ने ऑडिटर की फीस ना दी हो, क्लाइंट ऑडिटर के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है, ऑडिटर भी क्लाइंट के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। पहली एग्जांपल, क्लाइंट ऑडिटर के खिलाफ क्यों केस फाइल करेगा, क्योंकि हो सकता क्लाइंट ऑडिटर के खिलाफ क्यों केस फाइल करेगा, इसलिए कि हो सकता है ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, क्लाइंट की कोई बात ना मानी हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे क्लाइंट की बात ना मानी हो, तो क्लाइंट कहे अच्छा इमटेरियल मिसस्टेटमेंट तुमने क्यों नहीं आइडेंटिफाई की, केस कर दिया। एक्सपेक्टेशन गैप में पड़ा था ना, केस कर सकते हैं। ऑडिटर क्लाइंट के खिलाफ क्यों केस करेगा, हो सकता है उसकी फीस ना दिया,
तो एक्चुअल थ्रेटेड लिटिगेशन में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो राइज होगा, क्योंकि पैसे क्लाइंट हाथ से जा रहा होता है ना, या फीस वगैरह का इशू है तो भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो राइज होगा। इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज होगा, क्योंकि क्लाइंट धमकी दे रहा है। आपको याद है बताया था आर्बिटर और क्लाइंट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है, नेगेटिव भी, न्यूट्रल। होना कौन सा चाहिए? पॉजिटिव है तो कौन सा थ्रेट? फेमिलियरिटी थ्रेट। नेगेटिव है तो कौन सा थ्रेट? इंटिमिडेशन थ्रेट। ये नेगेटिव की फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप पॉजिटिव की एग्जांपल थी, एक्चुअल थ्रेट एंड लिटिगेशन नेगेटिव की एग्जांपल है। फैक्टर्स क्या कंसीडर करने हैं वैल्यूएशन के लिए? पहला, मटेरियलिटी ऑफ लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा किस चीज का है। अगर फीस के ऊपर लड़ाई झगड़ा है, आप लिटिगेशन की फीस जहन में रख लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फीस से सेल्फ इंटरेस्टेड भी जहन में आ जाता है कि फीस नहीं दे रहा क्लाइंट, ऑडिटर ने केस फाइल कर दिया। और मटेरियलिटी भी कि जितनी फीस ज्यादा है। वेदर लिटिगेशन रिलेट्स टू प्रायर ऑडिट एंगेजमेंट, लिटिगेशन इस ऑडिट एंगेजमेंट किया कि प्रायर एंगेजमेंट किया। जो ताजा ताजा झगड़ा होता है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है कि जो पुराना हो जाए। वैसे तो है दोनों ही, जो दोनों ही थ्रेड है, लेकिन ताजा ताजा झगड़ा ज्यादा सवेयर है कि पुराना, यही कह रहा है। वेदर लिटिगेशन प्रायर एंगेजमेंट, प्रायर एंगेजमेंट कहा कि बात खत्म कर लेता है, लेकिन आगे जाहिर है अक्लमंद को इशारा काफी है, और हम अक्लमंद नहीं है, नहीं है। याद किए सिचुएशन सारी, कल नहीं है तो फिर कहो मैं अक्लमंद हूं क्योंकि मैंने सिचुएशन याद नहीं की, मैंने कोड ऑफ एथिक्स याद नहीं किया। अक्लमंद, अक्लमंद है तो बताओ इससे क्या बुरा, इससे आगे क्या कहानी चलेगी? अगर लिटिगेशन प्रायर पीरियड से रिलेट करती है तो थ्रेट की सिग्निफिकेंस लो, और अगर करंट ईयर से करती है, शाबाश शाबाश, समझ आते हैं आप, याद नहीं करते, टाइम नहीं मिला होगा, है ना? ये रक्षा चलाते रहे कल, टाइम क्यों नहीं मिला फिर? अच्छा चले आज मिल जाएगा, कोई काम हो सकता है, रिपोर्टिंग अकाउंटिंग पढ़ने होंगे ना, बताते नहीं पूरी बात भाई। ऑडिट छोटे भाई को कह दीजिएगा, वो तैयार कर लेगा, है समरी कर बना के आपको दे देगा, आप घोल के पी लीजिएगा। बड़े भाई करेंगे ना, बड़े भाई बड़ा भाई और कितना ही काम करे आपके लिए, माइंड में। चले मैं अपना एग्जाम वापस लेता हूँ, अपना वापस ले नहीं, वो माइंड मैप इंशाल्लाह आज से शुरू, आज से क्यों भला? क्योंकि आज, हाँ आज सुबह किस वक्त 10:40 पे बुक फाइनल पब्लिशिंग के लिए भेज दी। अब जितना भी काम है हमारा इंशाल्लाह, जो पेंडिंग 2-3 चीजें पेंडिंग थी ना, माइंड मैप भी पेंडिंग थे, मेंटी क्विज भी पेंडिंग थे, एक और चीज माइंड मैप थे, ब्रेनस्केप रिवीजन के लिए। अब रिवीजन का टाइम आ गया ना, आखिरी 3 महीने शुरू हो गए, ये तो रिवीजन के लिए बेहतरीन टाइम है। चले बहरहाल ये लिटिगेशन प्राइवेट क्लियर हो गया। सेफगार्ड्स, अगर झगड़ा आपको पता चला, आप पार्टनर है, पता चला कि आपके किसी टीम मेंबर का क्लाइंट के एक डायरेक्टर के साथ, अब अच्छा देखें, आपको ये तो पता है ना, लाजमी नहीं लिटिगेशन फर्म और क्लाइंट के दरमियान में हो, ये टीम मेंबर। एक केस स्टडी आई, उसने कहा कि आपके एक सीनियर का डिस्प्यूट चल रहा है डायरेक्टर के साथ एक प्रॉपर्टी के ऊपर, एक प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है 2 लोगों के दरमियान में, एक डायरेक्टर है और एक हमारा टीम मेंबर है, जिनका आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। कोई थ्रेट राइज होता है? कोई केस कौन सा है? समझ आ गया? आप एज पार्टनर क्या करेंगे? पहले तो देखेंगे अमाउंट कितनी है, बड़ी अमाउंट है भाई, सिग्निफिकेंट माल लोड पे प्रॉपर्टी, लिटिगेशन लेट्स, अभी भी चल रही है लिटिगेशन ताजा ताजा, क्या करेंगे? अगर इंडिविजुअल इन्वॉल्व है लिटिगेशन में, जो कि इस केस में तो इंडिविजुअल को रिमूव कर दें। अगर फर्म की लिटिगेशन होती क्लाइंट के साथ तो एंगेजमेंट ही छोड़ देते हैं, ठीक है? और अगर फर्ज कीजिए एंगेजमेंट नहीं छोड़ी, इंडिविजुअल को रिमूव कर दिया, तो क्या करना है? पॉइंट एप्रोप्रिएट रिव्यूअर। किस लिए रिव्यूअर पॉइंट करना? जो काम ऑलरेडी कर चुका है। यहाँ पे एप्रोप्रिएट से मुराद क्या होता है? इंडिपेंडेंट रिव्यूअर, जो हमारी टीम का हिस्सा ना हो, जिसको हम उर्फे आम में अपनी ज़बान इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कहते हैं। क्लियर हो गया ये? अब पूछिएगा सर, इसमें पोजीशन वाला फैक्टर भी देख सकते हैं इवैल्यूएशन में, कि अगर इंडिविजुअल इन्वॉल्व है तो उसकी पोजीशन क्या है। दूसरी तरफ बिल्कुल वो भी फैक्टर रेलिवेंट हो सकता है, वो भी फैक्टर रेलिवेंट है। ठीक, ये तो झगड़े के बारे में बताया ना, इंडिविजुअल की पोजीशन के बारे में नहीं बताया, वो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन हम चूंकि कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं,
जो उन्होंने बताया वो मैंने मिनिमम आपके सामने रख दिया, लेकिन वो आपके पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है। अगर मैं बल्कि सॉल्व कर रहा हूं तो मैं लिख दूं इसको भी, खासतौर पे अगर मार्क्स ज्यादा हो। एक्चुअल थ्रेटेड लिटिगेशन क्लियर हो गई? चलिए ये तो अब क्या करना है? कौन सी बिजनेस रिलेशनशिप शुरू करें? चलिए जी, आ जाए बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर। सबसे पहले बिजनेस रिलेशनशिप की एग्जांपल्स, इसके दो एग्जांपल्स हैं, इसलिए हमने बिजनेस रिलेशनशिप को एक तो रेगुलर बिजनेस रिलेशनशिप और एक इसकी खास मिसाल जो आई क्या बार बार पूछता है उसको निकाल के बाहर कर दिया। अब आप कहेंगे सर बिजनेस रिलेशनशिप की दो एग्जांपल्स, बिजनेस रिलेशनशिप और परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, तो बिजनेस रिलेशनशिप के एग्जांपल में बिजनेस रिलेशनशिप कैसे आ गया? ये सारा है बिजनेस रिलेशनशिप ही, इसको अलग क्यों निकाला हमने? आई कैप बार बार पूछता है परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है। याद रखिए बिजनेस रिलेशनशिप के एग्जांपल सुनिए। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या? ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में एज ऑडिटर और एज क्लाइंट के अलावा कोई और रिलेशनशिप हो। फॉर एग्जांपल दोनों मिल के जॉइंट वेंचर किया हो। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऑडिट फर्म और क्लाइंट के दरमियान में बिजनेस रिलेशनशिप। फिर एग्जांपल दूंगा टीम मेंबर और मैनेजमेंट के दरमियान में रिलेशनशिप। फिर एग्जांपल दूंगा परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस। तीन है। पहली एग्जांपल, हमारा क्लाइंट एक आईटी कंपनी है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया। आपको पता है ना सॉफ्टवेयर जैसे सैप, ओरेकल, ईआरपी वगैरह, ये आपने सुने होंगे नाम, बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सॉफ्टवेयर क्लाइंट का है, सेल कैसे किया जाता है? कहा जाता है ये सॉफ्टवेयर हम बेचेंगे, आईटी कंपनी एडवर्टाइजमेंट में ये कह रही है टर्म्स एंड कंडीशन, सॉफ्टवेयर हम ट्रेनिंग सीए फर्म वाले प्रोवाइड करेंगे। हम लोगों को ट्रेनिंग भी तो प्रोवाइड करते हैं सीए। अब देखिए प्रोडक्ट है क्लाइंट की, उसकी आफ्टर सेल सर्विस दे रहा है ऑडिट फर्म, दोनों मिलके पैकेज के तौर पे चीज सेल हो रही है थर्ड पार्टी को। एक तरह से जॉइंट वेंचर है कि नहीं? ये किसकी एग्जांपल है? दूसरी एग्जांपल, हमारा मैनेजर और क्लाइंट का डायरेक्ट दोनों ने मिलके पार्ट टाइम में पार्टनरशिप की हुई है, कोई भी काम, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ये इनकी आपस की पार्टनरशिप, ये क्या है? बिजनेस रिलेशनशिप है कि नहीं? क्योंकि वो एज ऑडिटर है, क्लाइंट नहीं है। ठीक है। तीसरी, फर्म को अपने ऑफिस के लिए कुछ सामान चाहिए था, फर्नीचर चाहिए था, क्लाइंट भी फर्नीचर ही बनाता है, उन्होंने कहा बाहर किसी बंदे से खरीदना, क्लाइंट से खरीद ले। ये क्या है? लेकिन बिजनेस रिलेशनशिप में कौन सी एग्जांपल? एंड सर्विसेज। अच्छा ये तो परचेज ऑफ गुड की एग्जांपल हुई, ठीक है। परचेज ऑफ सर्विसेज की भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। क्लाइंट को कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चाहिए, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, और एक सीनियर कहता है मेरे भाई एक ट्रांसपोर्टर है, उसकी कंपनी है, उसके 10 ट्रक चलते हैं, 10 ट्रक चलते हैं उसके इस्लामाबाद से ग्वादर तक, सामान आपका वो पहुंचा देगा। लेकिन यहां पे बेसिकली जो, अब मैं सुन ले, पहली चीज परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस का केस लैदा करना है, बिजनेस रिलेशनशिप का लैदा। अब जो मैंने आपको परचेज ऑफ गुड की एग्जांपल दी ना, इसमें परचेज कौन कर रहा था? क्लाइंट। ये है परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। याद रखिए बिजनेस रिलेशनशिप में बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अगर एग्जांपल ऑफ परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम क्लाइंट, वो वाला केस इधर अलग आ जाएगा, और बाकी के जितने भी केसेस हैं वो इधर आ जाएंगे। नहीं समझ आई ना बात? नहीं समझ आई? बिजनेस रिलेशनशिप की मैंने आपको बहुत सी एग्जांपल्स दी, बहुत सी। कौन कौन सी एग्जांपल थी बिजनेस रिलेशनशिप की? एक जॉइंट वेंचर, एक पार्टनरशिप, एक सर्विस वगैरह। जितनी भी एग्जांपल्स बिजनेस रिलेशनशिप की है वो इधर आएगी। एक एग्जांपल सिर्फ इधर आएगी परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज में। वो क्या एग्जांपल आएगी? जब ऑडिट टीम मेंबर या फर्म क्लाइंट से गुड एंड सर्विसेज बाय कर रहा हो,
अगर क्लाइंट को प्रोवाइड की जा रही है ना वो इधर आ जाएगी। और बाकी जितनी भी एग्जांपल है जॉइंट वेंचर की पार्टनरशिप इधर आ जाएगी। इधर कौन सी एग्जांपल आएगी? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम क्लाइंट, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम क्लाइंट, वो इधर आएगी, बाकी सारी उधर। समझा? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम क्लाइंट आती बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर ही है, अहम है। हाँ, क्लाइंट से। बिजनेस रिलेशनशिप में थ्रेट कौन सा? इंटिमिडेशन थ्रेट। थ्रेट को याद करने का एक तरीका तो होता है समझे, लेकिन ना इक्का दुक्का थ्रेट ऐसे होते हैं वो समझ में नहीं आते। ठीक है, तो अगर कोई थ्रेट समझ ना आए तो क्या करें? रटा लगा के आगे निकल, शाबाश। आपको पता है जब मैं स्टूडेंट था मेरा एक दोस्त होता था, उसका एक कहावत खुद बनाया उसने, एक मुहावरा मुझे बड़ा पसंद था। मुहावरा क्या था? कहता है रटाफिकेशन इज द बेस्टफिकेशन फ्रॉम ऑलफिकेशन। समझ है? सीए नहीं कर सका था वो। क्यों नहीं? वो हर कंसर्ट में उसने यही अप्रोच लगाई होगी ना। हमने हर कंसर्ट में तो नहीं लगानी, हमने पहली कोशिश करनी है समझना है। जहां पे समझ ना आए, बजाय ये कि कंफ्यूज होके छोड़ देना, क्या करना है? रटाफिकेशन इज द बेस्टफिकेशन फ्रॉम ऑलफिकेशन। लेकिन पहले समझने के बाद फिर जिंदगी आसान। तो अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट है तो समझ आएगा ना बिजनेस रिलेशनशिप है। आपको इंटिमिडेशन थ्रेट आ रहा होगा, नहीं यहाँ पे इंटिमिडेशन नहीं, यहाँ पे तो फैमिलियरिटी थ्रेट होना चाहिए, पार्टनर फैमिलियरिटी थ्रेट। ये जेन में आ रहा है ना? नहीं भाई, मिलके बिजनेस कर रहे हैं, रिश्ता थोड़ी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बिजनेस कर रहे हैं, तो सेल्फ इंटरेस्ट फैमिलियरिटी थ्रेट थोड़ी आएगा। वो इंडियन ड्रामों में जैसे होता है ना, पार्टनर होते हैं, छोटी छोटी सी फर्म होती है, एक ही 1500 करोड़ की, एक ही 800 करोड़ की, हैं, वो आपस में शादी कर लेते हैं, आपस में नहीं कर लेते, बच्चों की अपने कराते हैं। हाँ जी, बच्चों की करवा देते हैं। तो वो वहां पे होता है, वो फैमिलियरिटी थ्रेट है, वरना नॉर्मली पार्टनरशिप में तो ऐसे नहीं होता ना, तो उसमें सिर्फ इंटिमिडेशन थ्रेट है, फैमिलियरिटी थ्रेट नहीं है। सेफगार्ड्स क्या होंगे? कहता है अगर राइटर और क्लाइंट के दरमियान में बिजनेस रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट है ना, छोटा मोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ने मिलके की रेडी लगा ली, लगा ले। इनसिग्निफिकेंट है ना, ये लगा सकते हैं, लेकिन भाई ये थोड़ी लगाएंगे एग्जाम में। लेकिन आपने पॉइंट डिस्कस कर देना है। इनसिग्निफिकेंट है, नो एक्शन। अगर सिग्निफिकेंट है, रिड्यूस। क्या रिड्यूस करें? उसकी सिग्निफिकेंस को रिड्यूस करके इनसिग्निफिकेंट में ले आए, नहीं तो रिमूव कर लें या विड्रॉ कर लें। अगर इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, इंडिविजुअल को रिमूव किया जा सकता है अगर इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो, तो फिर रिमूव थोड़ी किया सकता है, फिर विड्रॉ किया। और अगर ये केस है तो आप एडिशनल एक पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आपने ना बताया ना, बड़ी मार पड़ेगी आपको। कौन सा पॉइंट? कोई नहीं बोलेगा। रिमूव वाले में अगर इंडिविजुअल इन्वॉल्व है और उसको रिमूव कर दिया है, इसमें एक एडिशनल सेफगार्ड भी लिख सकते हैं जो मैंने नहीं लिखा। शाबाश, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करे टू रिव्यू वर्क डन। शाबाश, बच गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या बढ़ना है? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम क्लाइंट, फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट नहीं, फ्रॉम टू क्लाइंट होगा तो इधर फ्रॉम क्लाइंट, फ्रॉम क्लाइंट। कह रहा है अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म लेंथ बेसिस पे एक चीजें खरीदी, कोई थ्रेट नहीं। क्या हम क्लाइंट से, अपने ऑडिट क्लाइंट से, हमारा ऑडिट क्लाइंट है वो एक टेक कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, कंप्यूटर बेचते हैं। हमें अपनी फर्म के लिए, अपने सारे सीनियर्स के लिए 20 कंप्यूटर की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है। किसी से भी खरीद सकते थे, लेकिन हमने पसंद किया अपने ऑडिट क्लाइंट से खरीदे। क्या कोई थ्रेट राइज होता है? अगर नॉर्मल, जो कि नॉर्मल कोर्स की बिजनेस और आर्म लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन है, यानी मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे ट्रांजैक्शन, तो फिर कोई थ्रेट। वरना अगर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है
अगर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सेफ गार्ड क्या होंगे? रिड्यूस किसको करेंगे? ट्रांजैक्शंस की वैल्यू को, सिग्निफिकेंस को। यहां क्या करें? अच्छा, एलिमिनेट का मतलब बिल्कुल जीरो कर दें ट्रांजैक्शन, रिड्यूस का मतलब इतना कम कर दें। ऑडिट में भी पढ़ते हैं ना, अगर मिस स्टेटमेंट है ही नहीं, एलिमिनेशन है लेकिन इमटेरियल है, रिड्यूस हो गया। दोनों सिचुएशन एक्सेप्टेबल हो जाती है ना हमारे लिए। और अगर साइज वगैरह रिड्यूस नहीं करना ट्रांजैक्शन का, वैसे ही जारी हो, सारी ट्रांजैक्शन रखनी है। फर्म है तो विड्रॉ कर लें, इंडिविजुअल है तो रिमूव कर लें। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन इस यहाँ पे पूछूंगा, अगर आपने बता दिया तो उसका मतलब ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझ आ गया, नहीं बताया तो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। सेशन ध्यान से, गलती का चांस कोई नहीं है। हमारा एक पार्टनर है फर्म में, और भी पार्टनर है, ये भी एक पार्टनर है। इसके क्लाइंट्स मुख्तलिफ शहरों में फैले हुए और इसका डिफरेंट सिटीज में आना जाना लगा रहता है। पार्टनर क्या, यहाँ पे जूनियर टीम मेंबर्स का भी आना जाना लगा रहता है असाइनमेंट्स के लिए, डिफरेंट असाइनमेंट्स के लिए। पार्टनर का एक क्लाइंट है होटल चेन, उसके पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में होटल बना के रखे हुए। पार्टनर की आदत है जब कभी किसी शहर में जाता है उसी होटल में स्टे करता है। जब किसी शहर में जाता है उसी क्लाइंट के होटल में स्टे करता है। बताइए कौन सी सिचुएशन? बिजनेस रिलेशनशिप वाली, परचेज ऑफ गुड के गिफ्ट वाली? गिफ्ट वाली नहीं है, पक्की बात है। अच्छा चलिए शाबाश, पहला क्वेश्चन ठीक। बिजनेस रिलेशनशिप का परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस फ्रॉम क्लाइंट, शाबाश ये वाले। थ्रेट बताइए, पहले लिख दें नो थ्रेट इफ और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड आर्म लेंथ बेसिस, दोनों पॉइंट सॉल्यूशन में लिख दें। अदरवाइज सेल्फ इंटरेस्ट। सेफगार्ड में क्या होगा? सेफगार्ड बताने हैं कि नहीं बताने? पहले तो उसे रिमूव तो बाद में कर दे एंगेजमेंट से, पहले उसे ये ना कह दे कि भाईजान और भी तो होटल होते हैं और कहीं ठहरा करो। एलिमिनेट या रिड्यूस द साइज ऑफ ट्रांजैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन, मैग्नीट्यूड मतलब साइज, कम कर दो ट्रांजैक्शन का। नहीं तो फिर इस पार्टनर को से ये होटल वाला ऑडिट ना करवाओ, होटल वाला ऑडिट किसी और पार्टनर से करवाएंगे। इसे कहेंगे भाई फिर तुम होटल सर्विस एंजॉय करो, तो काम तो नहीं ना हो सकते, क्लाइंट की सर्विसेज भी एंजॉय कर रहे हो और ऑडिट भी कर रहे हो। ठीक, अगर तो नॉर्मल कोर्स और आर्म लेंथ बेसिस पे है तो फिर ठीक है। ये क्लियर हो गया परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस। अब कौन सा रह गया? नॉन इंश्योरेंस सर्विस। नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज किसको कहते हैं? जो इंश्योरेंस सर्विसेज ना हो। अच्छा, ऑडिट और रिव्यू के अलावा फॉर एग्जांपल हमारे सिलेबस में 2 एग्जांपल्स हैं, और भी है, और भी एग्जांपल्स हैं सीफैब, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 एग्जांपल कौन कौन से? टैक्स सर्विसेज, अकाउंटिंग प्रिपरेशन, अकाउंट्स प्रिपरेशन सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। कहता है अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो और उसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रहे हो, कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। शाबाश, अपने काम को खुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के खुद ही चेक कर रहा होगा सही बनी है कि नहीं बनी। अच्छा, ये फिर भी बेहतर है उस काम से जो आप करते हैं। आप क्या, आपके लेवल पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या होगा? खुद ही केस स्टडी की, टेस्ट ना दिया और कहा टेस्ट में भी क्या वही केस स्टडीज होंगी ना, खुद ही केस स्टडी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे आइडियल सिचुएशन क्या है? टेस्ट देना चाहिए। चलो किसी वजह से कोई टेस्ट नहीं भी दे सके तो केस स्टडीज अटेम्प्ट करके कम से कम सॉल्यूशंस, जैसे सॉल्यूशन तो देख लो, कम से कम उसके एग्जामिनर कमेंट्स तो देख लो, कम से कम मार्किंग स्कीम तो देख लो, ये तो कर लो कि नहीं सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है, ये काम करना ही नहीं है। ये इससे तो कम हो जाएगा। हाँ, इससे तो चले कम हो जाएगा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जब आप क्वेश्चन कर लेंगे तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट है ना, क्योंकि टीचर तो जाहिर है अब उस वक्त अवेलेबल नहीं होगा ना आपके पास, आपका
चेक करने के लिए, वो तो वैसे भी अवेलेबल नहीं होता क्लास का, है ना। कहता जी सर, और भाईजान मैं होता क्लास के बाद आधा घंटा, कभी आए आप मेरे पास? अच्छा करते हैं, वैसे नहीं आते, लेकिन अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। हाँ, तो टीचर तो उस वक्त अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आप अपना सेल्फ रिव्यू थ्रेड कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? केस कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया खुद चेक नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ रिव्यू थ्रेड राइज होगा। ये सेल्फ रिव्यू थ्रेड को कैसे कम कर सकते हैं? खुद से सजेस्टेड सॉल्यूशन के साथ देख के, और एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ के, और मार्किंग स्कीम देख के। हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी आप करें ना, आपको ये सारे काम करने चाहिए। आधे घंटे में क्वेश्चन किया ना, तो 15 मिनट उस पर भी लगाने चाहिए। इस एक्टिविटी के आपका ज्यादा बेनिफिट होगा। बहरहाल वापस आते हैं फर्म ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर क्लाइंट ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दो, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई हिस्सा, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई, उसमें भी सेल्फ रिव्यू थ्रेड राइज हो जाएगा। जैसे सिर्फ कैश फ्लो बना ले, जैसे उसने कहा सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दे। अच्छा, मजे की बात, 2 एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, आपने बताना है इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेड राइज होता है कि नहीं होता। पहली एग्जांपल, क्लाइंट ने कहा पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। दूसरे केस में क्लाइंट ने कहा सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। सेल्फ रिव्यू थ्रेड, दोनों में सेल्फ रिव्यू थ्रेड है, पहले में ज्यादा, दूसरे में कम। अब जरा गौर से एग्जांपल सुनिएगा। पहले में क्लाइंट ने कहा कि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर दें, दूसरे में कहा कैलकुलेट हमने कर दिया है, आप सिर्फ डेबिट क्रेडिट एंट्री पास कर दें। किसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेड है, किसमें नहीं है? पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है। दूसरे वाला तो नॉर्मल, हालांकि उसमें भी किसी हद तक है, लेकिन बहुत कम ना होने के बराबर, क्योंकि इसमें जजमेंटल डिसीजन क्लाइंट कर रहा है। हम सिर्फ रोबोटिक वर्क कर रहे हैं कि उसका डेबिट एंट्री क्लाइंट ने पास कर दी, हम उसे सिस्टम में डाल रहे हैं। इसमें कोई भाई, इसमें अब क्लाइंट को फेवर देना चाहे दे सकते हैं इस एक्टिविटी में। अगर क्लाइंट कहे मैंने अमाउंट से कैलकुलेट कर ली है, तुम एंट्री पास कर दो, कोई फेवर, जजमेंटल, उसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेड तकरीबन नहीं है। वैसे भी नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में वो, और इसी तरह अगर क्लाइंट, 2 ऑप्शन है, एक में कहे प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट कर दो, दूसरे में है कैलकुलेट हमने कर दी, तुम रिकॉर्ड कर दो। पहले वाले में ज्यादा थ्रेट है, दूसरे वाले में ना होने के बराबर, क्योंकि इसमें क्लाइंट को कोई जजमेंटल डिसीजन क्लाइंट कर रहा है। अच्छा, आप जरा सोच के बताइएगा। क्लाइंट ने कहा ये मेरा लेजर है, इससे ट्रायल बैलेंस बना दो। अकाउंटिंग एंड बुकिंग में सर्विस है ना, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना। बताइए सेल्फ रिव्यू थ्रेट हाई के लो? क्योंकि हम कोई फेवर नहीं दे सकते, सिर्फ फिगर, शाबाश, फिगर उठा के ट्रायल बैलेंस में डाल लें। और अगर कहे ट्रायल बैलेंस है बनाया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो, तो भी लो है फिगर। लेकिन अगर जजमेंटल डिसीजन करने का कहे ट्रांजैक्शन तुम ही प्रूव कर दो, तुम ही डिसाइड करो अमाउंट वगैरह क्या होगी, ठीक है, यही समझा रहा है। कह रहे अगर अकाउंटिंग एंड बुकिंग में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना आप, थ्रेड कौन सा होगा? एग्रीड। कह रहे अगर लिस्टेड का क्लाइंट है ना, लिस्टेड कंपनी, तो आप किसी किस्म की अकाउंटिंग बुकिंग में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। अनलिस्टेड है तो रूटीन और मैकेनिकल नेचर की कर सकते हैं। और ये अभी मैंने आपको एग्जांपल जो दी है, ये रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर की एग्जांपल थी। रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर की कौन सी? जिसमें जजमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे क्लाइंट ने ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दी है, हमने जर्नल में रिकॉर्ड की, खुद ही बताया रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर की है, कोई जजमेंट नहीं दे सकते। रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना जीएल में, जीएल से ट्रायल बैलेंस बनाना, पोस्टिंग इसी को कहते हैं ना। रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग में फर्क होता है ना। एक होता है प्रिपेयरिंग एंट्री, वो क्लाइंट प्रिपेयर करेगा, एक होता है रिकॉर्डिंग, मैकेनिकल नेचर का काम है। रिकॉर्डिंग के बाद लेजर में पोस्टिंग, मैकेनिकल नेचर का काम है। और पोस्टिंग के बाद जीएल से ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल में प्रिपेयर करना, रिकॉर्डिंग नेचर। असल में प्रैक्टिकली ना इन तीनों कामों के लिए सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। हमने क्या करना होता है, सिर्फ क्लाइंट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से डरता है, बाकी सारे सॉफ्टवेयर क्लाइंट के लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। फेसबुक ये भी तो एक तरह से सॉफ्टवेयर है,
पबजी कितनी मुश्किल है, आसान, लेकिन आसान लगती है, वो सीख लेंगे सारे लोग। ये जो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है ना, ये सीखते हुए मौत पड़ती है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसी वजह से तो हमारी दिहाड़ी लगती है। हाँ, क्या होता है, धंधा चलता है। तो ये एग्जांपल समझ आ गई। इनमें आप ये थोड़ा सा सोच के मुझे बताइए, इसमें क्लाइंट को कोई जजमेंट नहीं अप्लाई करनी पड़ती, कोई क्लाइंट के बिहाफ पे मैनेजरियल डिसीजन तो हम नहीं कर रहे, कोई रिस्क तो नहीं ले रहे हम, कहता ये कर सकते हैं। लेकिन इवन इनमें भी थोड़ा 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 तो थ्रेट आता है ना, कम सही है तो सही ना, तो आप एहतियातन मजीद सेफगार्ड अप्लाई कर लें। क्या प्रोफेशनल, कौन से प्रोफेशनल इस्तेमाल करें, जो टीम का हिस्सा नहीं है, यानी ऑडिट करने के लिए ये नॉन इंश्योरेंस सर्विस के लिए अलग लोग जाएं इंश्योरेंस के लिए। और फिर रिव्यूअर भी पॉइंट कर लें। बताइए ये सेफगार्ड इससे पहले हमने कौन सा थ्रेट पढ़ा है उससे मिलते जुलते हैं, ये वाले सेफगार्ड के जिस बंदे ने ये सर्विस, जिन लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे और इंडिपेंडेंट रिव्यूअर को अपॉइंट किया जाएगा। मिलता जुलता है किसी सिचुएशन से। वो क्लाइंट उसको अपने लिए बुलवा रहा था, क्लाइंट अपने लिए नहीं बुलवा रहा था, काम करने के लिए बुलवा रहा था। हाँ, एम्प्लॉयमेंट, कौन सी एम्प्लॉयमेंट, टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वाली, सेकेंडमेंट वाली, याद है टेम्परेरी स्टाफ, यही सीखा था ना। हाँ, थोड़ा सा फर्क था शायद, उसमें हमने रिस्ट्रक्चरिंग वाली बात भी की थी। काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज क्लियर हो गई। किसके लिए बिल्कुल नहीं दे सकते, किसके लिए दे सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल नेचर की, और अगर मैकेनिकल नेचर की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं तो सेफगार्ड क्या होंगे, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब कौन सी नॉन इंश्योरेंस सर्विस रह गई, टैक्स। प्रोबेबली प्रैक्टिस में जो सबसे ज्यादा ऑडिट क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिसका जिक्र होता है वो टैक्स सर्विसेज। टैक्स सर्विसेज के 3 टाइप्स हैं। ये पहले, सबसे पहले तो तीनों टाइप्स को आपने समझना। पहली टाइप क्या है, सर हम आपसे टैक्स का काम लेना चाहते हैं, हम कहेंगे वजाहत करें, कहेगा सर हम चाहते हैं टैक्स में आप हमारी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करके एफबीआर को फाइल करवाएं। ये अलग सर्विस है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना ये अलग सर्विस है। इसका मतलब क्या है, क्लाइंट की टैक्स रिटर्न बना के फाइल करना। और आपको पता है जो आप सही तरह अगर पढ़े ना सब्जेक्ट टैक्स वाला, ये कैफ लेवल पे, इसके बाद आप इस काबिल हो सकते हैं कि छोटी मोटी टैक्स रिटर्न फाइल कर लें। छोटे छोटे क्लाइंट जो आपको 4-4, 5-5 हज़ार दे देंगे, इंडिविजुअल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने, और स्टूडेंट पैसे कमाते भी हैं इससे, लेकिन ना आपसे पास होता है ना टैक्स सीखते हैं आप। 12 टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन क्लियर। दूसरा टैक्स, ये सर्विस डिफरेंट है। ये क्या सर्विस है, सर रिटर्न बना नहीं दे, रिटर्न वाला काम जितना भी होगा ऊपर ही होगा। ये ऊपर भी रिटर्न ऊपर क्या कर रहे थे, ऊपर रिटर्न नहीं बना रहे थे, क्या बना रहे थे ऊपर, और नहीं फाइल जो मर्जी करे, फर्क नहीं पड़ता इससे। टैक्स रिटर्न इसमें कहते हैं कोई थ्रेट क्रिएट नहीं होता। क्यों, क्योंकि एफबीआर ने इसको इंडिपेंडेंटली रिव्यू करना है, फिर एक्सेप्ट करना है। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, ये दूसरी सर्विस। टैक्स कैलकुलेशन, ये कौन सा टैक्स है भला, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा। क्लाइंट ने कहा सर एक टैक्स है, हमने सिर्फ उसका नाम सुना है, पता नहीं वो क्या टैक्स है, डेफर टैक्स, जरा कैलकुलेट तो कर दें, हमारी पहुंच से बाहर है। अब देखिए डेफर टैक्स कैलकुलेट किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, एफबीआर को भेजना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री पास करनी है। तो इसमें कौन सा थ्रेट राइज होगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट कैसे राइज होगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल में ट्रांजैक्शन एंट्री पास उसको उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बाद में आपने ऑडिट करना है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट समझ आया। फैक्टर्स इन इवैल्यूएटिंग थ्रेट, ये डिपेंड करते हैं किस पे, जितनी ज्यादा मटेरियल फिगर थ्रेट ज्यादा। नेचर ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट किस किस्म,
हाँ, बैंकिंग कम्प्लेक्स है, यहाँ सिंपल है, उससे आगे एक्सप्लेन नहीं किया, हम सिर्फ नेचर ऑफ क्लाइंट पे रख देते हैं। सेफगार्ड्स, नॉर्मली जो लिस्टेड क्लाइंट होते हैं ना, इसमें एक एग्जांपल आपको देता हूँ वरना आपका माइंड इधर ही फंसा रहे। लिस्टेड क्लाइंट में थ्रेट ज्यादा होता है और अनलिस्टेड में निस्बतन कम होता है। सेफगार्ड्स क्या है? कहता है अगर लिस्टेड, देखिए वही बात कर रहा, अगर लिस्टेड क्लाइंट है और मटेरियल है, फिर आप टैक्स कैलकुलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड, टैक्स प्रिपरेशन की टैक्स रिटर्न वाली सर्विस हर क्लाइंट को दे सकते हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन लिस्टेड को अगर लिस्टेड भी है मटेरियल दोनों इकट्ठी हो जाएं, अगर क्लाइंट लिस्टेड तो है लेकिन अमाउंट तो दे सकते हैं, अमाउंट मटेरियल है लेकिन क्लाइंट अनलिस्टेड है वो भी दे सकते हैं, हालांकि इनमें भी थोड़ा थोड़ा थ्रेट राइज होगा, लेकिन कह रहा है अगर लिस्टेड क्लाइंट है और मटेरियल है इसमें बहुत ज्यादा, इसमें अलाउड ही नहीं। अदर केसेस में आप क्लाइंट को टैक्स कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। अदर केसेस से क्या मुराद है? लिस्टेड हो और मटेरियल हो या अनलिस्टेड हो, दे सकते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? सेपरेट टीम से क्या मुराद है? जिसने कैलकुलेट किया वो और लोग को ऑडिट करने के लिए कि और लोग जाए और फिर एप्रोप्रिएट रिव्यूअर भी फाइंड करें कैलकुलेशन के लिए। यही हमने और कहां पढ़े थे सेफगार्ड? उधर ही पढ़े थे, उधर अभी 15 मिनट पहले पढ़े हैं, 10 मिनट पहले। ये क्या है? सेपरेट टीम होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर। अल्फाज जरा सा भी चेंज करते हैं ना आप, लगता है नया कंसेप्ट आ गया। यहां में क्या पढ़ा था? यूज प्रोफेशनल हो नॉट टीम मेंबर, इसका मतलब सेपरेट टीम ही नहीं है। और पॉइंट एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, हाँ तो टेम्परेरी स्टाफ सर्विस में वही थे। तो आप क्या कह रहे थे? आप एम्प्लॉयमेंट वाली बात, मुझे नहीं लगा, मुझे लगा आप कुछ और कह रहे हैं। ये एम्प्लॉयमेंट वाली बात की थी इसने। चले ठीक है ठीक है ठीक है, आइंदा सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में 4 केसेस है। हाँ तो मैं पिक नहीं कर पाता कौन कौन से 4 केसेस हैं एम्प्लॉयमेंट में, पता नहीं, किसको पता है? कर लेंगे, वो भूल गए वो 4 एग्जाम्पल, इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, मिस्ड कॉल, SMS, क्या क्या बताइए। इनकमिंग में क्या था? फर्म को छोड़, क्लाइंट को छोड़ के फर्म का हिस्सा बन गया। आउटगोइंग वाली कौन सी सिचुएशन थी? फर्म को छोड़ के क्लाइंट का हिस्सा बन गया। मिस्ड कॉल, उसने कहा मेरे पास आ जाओ, हमने कहा नहीं, हाँ यहाँ सोच रहे हैं, कंफर्म नहीं है। और SMS टेम्परेरी शॉर्ट पीरियड के लिए क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना, ये याद रखा कर। एग्जाम में पहचान याद नहीं होगी तो एग्जाम में केस स्टडी कैसे पहचानेंगे? फिर चारों का रटा लगा के पागल हो गए होंगे, लेकिन एग्जाम में केस स्टडी आएगी पता नहीं चलेगा 1 वाली थी, 2 वाली, 3 वाली के 4 वाली। अच्छा सिचुएशन याद है ना, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर रटा नहीं लगाया लेकिन केस स्टडी आएगी तो सॉल्व कर लूंगा मैं? अच्छा मुझे नहीं लगता, आपको लग रहा है? चले देखते हैं। सेफगार्ड क्लियर हो गए? अब टैक्स डिस्प्यूट, ये भी है टैक्स से रिलेटेड लेकिन उससे हटके है सर्विस, इन दोनों से। टैक्स डिस्प्यूट का मतलब क्या? अरे FBR में हमारा केस फंस गया सर जी, जाके लड़े। इसमें ये असल में रिटर्न के फाइल करने के बाद वाली सिचुएशन है। अगर रिटर्न में FBR का गड़बड़ नजर आए ना आपको, मतलब डिस्प्यूट इधर हैंडल होंगे। टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई थ्रेट नहीं है, टैक्स डिस्प्यूट, टैक्स क्लाइंट का केस लड़ना है, इसमें इशू है। टैक्स लिटिगेशन, ये बेसिकली टैक्स डिस्प्यूट भी कह सकते हैं, टैक्स लिटिगेशन भी कह सकते हैं, लेकिन लिटिगेशन मैंने इसलिए नहीं लफ्ज लिखा कहीं है ना आप और दूसरी लिटिगेशन के ऊपर पहुंच जाए जो ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में। कौन सा थ्रेट? एडवोकेसी थ्रेट। क्यों? उसका वकील का एडवोकेट बन गया ना उसका। सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी बाद में ऑडिट करना है तो इसी प्रीविनिंग को भी रिव्यू कर रहा होगा ना जो डिस्प्यूट की प्रीविनिंग। सेफगार्ड क्या है? अगर मटेरियल है तो अलाउड नहीं, अदर केसेस में यानी मटेरियल है तो केस सेपरेट टीम, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर। नॉन एश्योरेंस में एक ही सेफगार्ड है सर। नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में सब में सेल्फ रिव्यू थ्रेट नॉर्मली कॉमन होता है और सेफगार्ड भी नॉर्मली कॉमन है।
लेकिन सब में नहीं मैं कह सकता, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस जो हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन उनमें से वर्ड डिफरेंट। रटा लगाने को आप लगा सकते हैं किसी तरीके से, तो लगा ले, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन ये कहना कि हर नॉन इंश्योरेंस सर्विस के केस में एक ही थ्रेट है या एक, ये कहने ज्यादातर सेल्फ रिव्यू थ्रेट है और ज्यादातर सेफ गार्ड यही है कि सेपरेटिव और एप्रोप्रिएट, लेकिन 100% रूल नहीं है ये। क्लियर हो गया जी? कुछ कुछ समझ आई? आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने आखिरी 4 सेशन सीखी और इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट और धड़ाधड़ केस स्टडी शुरू कल से याद करके आइएगा। और ये जो स्टूडेंट घर बैठे याद करके कल सिचुएशन आपके सामने होगी और मैं कहूंगा पहचाने कौन सी वाली सिचुएशन है। फिर ये नहीं कहना सर याद नहीं की, लेकिन अगर मेरे, फिर तो केस स्टडी सामने होगी। क्या पूछूंगा मैं? हर सिचुएशन मैं 5 पेपर में से निकाल के कुछ सिचुएशन आपके सामने रखूंगा और 3-3 सवाल पूछूंगा, बल्कि 4-4 सवाल पूछूंगा हर सिचुएशन के। कौन से? पहले सिचुएशन गैस करो कौन सी है। बड़ा डिसीजन तो ये है, बड़ा डिसीजन तो ये है, सिचुएशन गैस करो कौन सी है। फिर 3 छोटे डिसीजन कौन कौन से? थ्रेट कौन सा राइज, फैक्टर्स, सेफगार्ड्स। और आप क्या करेंगे? इधर के थ्रेट उधर, इधर के सेफगार्ड उधर। या तो याद ही नहीं, आधी क्लास तो याद ही नहीं करके आएगी, याद ही नहीं करके आएगी। और कल हम अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अगर आप रिक्वायर्ड प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करके आएंगे, हम क्या करेंगे? अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। हाँ जी, क्या पूछना है? सेशन केस स्टडी आपके सामने रख के क्या पूछना है? पहली चीज, ये कौन सी सिचुएशन है जो हमने 18-19 याद की है। दूसरी चीज क्या पूछनी है कि इसमें थ्रेट कौन सा राइज होता है, जो आप मिक्स करेंगे गलत बताएंगे या बताएंगे ही नहीं। और फिर इवैल्यूएशन, ठीक है, ये आप फिर भी सही बता देंगे। और फिर सेफगार्ड तकरीबन सारे ठीक बता देते हैं इक्का दुक्का के अलावा, क्योंकि सेफगार्ड हमारे कॉमन सेंस जजमेंट से मैच होते हैं। थ्रेट्स में कुछ जगहों पर रटा लगाना पड़ता है। बिजनेस रिलेशनशिप में कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट और इंटरमीडिएट। फैमिलियरिटी थ्रेट नहीं राइज होता, पक्की बात है, शाबाश। इसी तरह फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप में कौन सा थ्रेट राइज होता है? इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज होता है। देखा, पढ़ के देखो, इंटिमिडेशन थ्रेट राइज होता है। मत कर, होता है। बड़ी लंबी डिस्कशन हुई थी, शाबाश। चलिए, सारा हो गया लेक्चर, ठीक है। आज का काम क्या? ये आपने मेमोराइज कर लेने हैं। और अब मैंने आपसे कहा था, मैंने लेक्चर के दौरान में जब तक हम कोड ऑफ एथिक्स पढ़े, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया। और अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन, केस स्टडी ही केस स्टडीज। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कल सिर्फ केस स्टडी डिस्कस होंगी, वरना आप कहेंगे छुट्टी कर लेते हैं। नहीं, कल नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, बल्कि अगले 3-4 दिन इसी तरह चलेगा कि हमारा आधा घंटा लेक्चर का जो होगा वो कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडीज, और आधा घंटा नहीं 40 मिनट, हमारा लेक्चर 1 घंटा 10 मिनट का होता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव फ्रेश। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? गुड। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।